गांव की चौपाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं इस्लामपुर के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, राजनीति से जुड़े हुए शख्स जिन्होंने अपनी छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया और फिर एक लंबे समय तक अपना राजनीतिक अनुभव रखते हुए इस्लामपुर को उन्होंने अपनी अनेक प्रकार की राजनीतिक सेवाएं दी। हमारे साथ हैं श्री शीश राम जी, जो कि कॉमरेड के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इस्लामपुर में इनको श्री शीश राम जी कॉमरेड के नाम से ही जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वेलकम। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक जो अपने जीवन शुरू किया उसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअल में स्टूडेंट लाइफ से मैंने पॉलिटिक्स शुरू की। जी। उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी स्टूडेंट्स को कि सेशन के शुरू में एडमिशन्स की प्रॉब्लम आती थी। सेक्शन 62-60 के होते थे, लड़के ज्यादा हो जाते थे, तो उस मुद्दे को लेके मैंने स्टार्ट किया। कभी इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन का घेराव, कभी नारे, कभी जुलूस, कभी हड़ताल, कभी कुछ। तो मुख्य तो ये था। और आज जो छात्र ये ले रहे हैं बसों में कंसेशन, आधी टिकट, इसके लिए हमने बहुत त्याग, तपस्या और बलिदान दिया था। सन 1974-75 सन तो मेरे ध्यान में अच्छी तरह से, लेकिन ढाडा फतेहपुरा में खेतड़ी से आगे जाके बसों वालों से लड़ाई हुई थी। एक आदमी का सर फूटा, स्टूडेंट का, और पूरे जिले में ही उस समय बहुत तगड़ा आंदोलन खड़ा हुआ छात्र का आधा किराए को लेकर के। और आज आधा किराए में बच्चे चलते हैं, ये इसकी बुनियाद में हम थे। हमारी त्याग, तपस्या, बलिदान के पेटे ही ये सब शुरू, ये संभव। आप आरंभ से जब राजनीतिक जुड़ाव आपका शुरू हुआ तो क्या मार्क्सवादी पार्टियों से बिलोंग करते थे या फिर? मार्क्सवादी उस समय देखिए एज बहुत कम थी मेरी, 20 साल एज थी, और राजनीतिक शुरुआत की उस समय तो 20 साल की उम्र में तो मैं जेल चला गया था। 19 महीने जेल रहा इमरजेंसी में, आपातकाल के दौरान। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं राजनीति में सक्रिय सन 1969-70 इस्लामपुर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे। उस समय ही राजनीति में, उसमें मुख्य करता धरता नंदलाल झाझड़िया थे उस समय। ये कॉलेज में आए थे, बबलू के फादर। और एक अमर सिंह जी पचार सारी के टीचर हुआ करते थे, वो भी वामपंथी आइडियोलॉजी के थे। तो उनके साथ के कारण मेरे को वामपंथी रुझान, स्टार्टिंग में वामपंथी विचारों के लोग मिले और मेरा रुझान भी वामपंथ की तरफ होता था। फिर आप गांव की राजनीति से भी जुड़ते चले गए? हाँ, गांव की राजनीति में मतलब पहले वो बनाया नवयुग मंडल, जिसमें ये उमाकांत जी के भाई थे बजरंग शर्मा। वो मजदूर आंदोलन के लिए शहीद हुए लंबी भूख हड़ताल की, और इलाहाबाद में शायद वो एक्सपायर हुए। तो उनकी याद में इस्लामपुर में कोई 8-10 साल में टूर्नामेंट भी करवाए फुटबॉल। जिले की अच्छी टीमें आती थी और अच्छा प्रोग्राम होता था, अच्छा आयोजन करते थे। फिर समय के साथ धीरे धीरे वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि स्थानीय टीमें थी नहीं। बाहर से टीमें बुलाने पे बहुत एक्सपेंसिव होता था, वो तो मुश्किल हो गई। आपने गांव की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, आपने काफी चुनाव लड़े हैं, तो अपने उस अनुभव को थोड़ा सा बताइए हमें भी। इस्लामपुर में क्या, ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस समय वोट पड़ता है उस समय सबसे बड़ी बात वही है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, ये सब भाई भतीजावाद, ये सब आगे आ जाता है। लोग विकास कौन कर सकता है, कौन किस आइडियोलॉजी का है, ये बातें भूल जाते हैं और उसी बेस पे वोट डालते हैं। तो मैं इस्लामपुर में चुनाव तो नहीं जीत पाया, लेकिन चुनाव मैंने 4 लड़ दिया अब तक। एक पंचायत समिति मेंबर का लड़ा,
3 सरपंच के लड़े, सारे चुनावी सम्मानजनक स्कोर तक तो पहुंचा, लेकिन जीत चुनाव तो निकाल नहीं पाए। चुनाव तो सर अलग बात है, लेकिन आपने ये क्या अनुभव किया कि भाई अपना गांव इतना बड़ा गांव होते हुए भी विकास की दृष्टि से आखिर सबसे पिछड़ा गांव है? विकास की दृष्टि से वही वाली बात है कि जनप्रतिनिधित्व पे डिपेंड करता है सब कुछ। जी। अगर बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही विचारशील और स्ट्रगल किया हुआ आदमी अगर जनप्रतिनिधि बनेगा, वो समाज के लिए बहुत कुछ कर जाएगा। जी। और एक जाति के कारण या संप्रदाय के कारण कोई अनपढ़ आदमी को वो मिल जाए पोस्ट, तो उसके कारण पिछड़ जाएगा। और अपने गांव का दुर्भाग्य है कि कोई योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं, योग्य व्यक्ति का चुनाव, अब मैं जो भी चुनाव लड़ते हैं उनको अयोग्य तो मेरे मुंह से नहीं कहूंगा, विकास की दृष्टि, लेकिन विकास की दृष्टि से वो मतलब जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए। अच्छा, राजनीतिक विचारधारा के संबंध में सर आपका क्या मत है कि इस्लामपुर हमेशा से किस राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित रहा है? इस्लामपुर अलग अलग जातियां, अलग अलग पार्टियों से, विचारधाराओं से जुड़ी रही है। जैसे वर्तमान माहौल जो देश का बना हुआ है, इसमें मुस्लिम अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी। क्योंकि जो माहौल पिछले 11 साल में बीजेपी सरकार ने बनाया, ये माहौल देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस जाति के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, जो कोई राजनीतिक पावर नहीं, कोई आर्थिक पावर नहीं, उस जाति को, उस संप्रदाय को आपने हाशिए पे धकेल दिया और उनके खिलाफ एक नफरत का माहौल देश में पैदा किया। इसके दूरगामी परिणाम देश के लिए अच्छे नहीं। दूसरा, हरिजन जाति जो मतलब दूर शोषण से पीड़ित जाती रही। पहला शोषण तो गांव में मतलब भूमिहीन, और क्योंकि धंधा होता है, धंधा कोई बुरा नहीं होता, कोई भी धंधा हो, लेकिन चमड़े का धंधा करना इसको यूँ माना गया कि ये अछूत लोग हैं। हीन दृष्टि से देखा गया है इस धंधे को। और चूंकि बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, सेठ ये हैं, वो भी चमड़े का व्यापार करते हैं, जूते बनाते हैं, लेकिन चूंकि वो समृद्ध को ना दोष घुसाई, वो वाली बात है। तो सलामपुर में 3 सरपंच पिछड़ी जाति के बने, लेकिन वो भी कोई विशेष मतलब सलामपुर के विकास में योगदान नहीं दे पाए। जैसे सबसे पहले दिलीप गुरुआ जनरल पंचायत में जीता था, और बाण बच्चन जी तो शायद उसमें रिजर्व में आए, और ये अपने आसाराम जी भी जनरल पंचायत में जीते। तो जीते, आसाराम जी पढ़े लिखे थे, बाण बच्चन जी पढ़े लिखे थे, दिलीप भी अपने समय का डिप्लोमेटिक रोल तो उसका बढ़िया था, लेकिन वो भगवान का प्यारा हो गया। लेकिन जो वांछित रिजल्ट आने चाहिए थे सलामपुर के विकास के लिए, वो नहीं आ पाए। तो अभी अपने आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं, उसमें अपन क्या उम्मीद कर सकते हैं, या फिर उम्मीद जाहिर कर सकते हैं कि भाई अपना गांव किस प्रकार से एक विकास की दौड़ में शामिल हो, और अपने को किस प्रकार से अपने डिसीजन लेने चाहिए जिससे कि गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़े? नहीं, इसमें अपने को दरअसल में इस कास्ट पॉलिटिक्स से और रिलीजन की पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा। और ऊपर उठ के कोई योग्य पंचायत, योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया जाए, जो गांव को एक विजन दे सके, और गांव के विकास में क्या क्या बुनियादी प्रॉब्लम्स क्या क्या है उनको चेकआउट करें, और उनको चेकआउट करके फिर वो इस तरह के लोग जीते, तो हो सकता है कि गांव का विकास हो। एक बड़ी प्रॉब्लम थी पहले सलामपुर में हिंदू मुस्लिम टेंशन की। जैसे भिवंडी का जुलूस निकलता था, तो उसमें दारू शराब पी पा के लोग, तो बड़े टेंशन से वो जुलूस निकलता था, बहुत मुश्किल से उसको मस्जिद से पार लगाते थे। फिर अल्टीमेटली एक दिन विचार किया, सारे संप्रदायों के लोग आए, सारी जातियों के लोग आए, बैठे गेस्ट हाउस में मीटिंग की। हमने कहा भाई देखो, आपका मुहर्रम और भिवंडी का जुलूस, ये दोनों हुई
धुलंडी के जुलूस में उसमें मुस्लिम दारू कम पीते थे, आज तो मुस्लिम भी खूब पीने लग गए। जी जी। तो उन्होंने कहा ये बड़ा टेंशन का त्योहार है और इसको इस तरह से चलेगा तो पता नहीं गांव में कब छोटी सी चिंगारी बड़ा विकराल रूप ले ले। तो उन्होंने कहा इसको बंद करो भाई। तो इसको तो ये तय किया कि धुलंडी का जुलूस मार्केट से आगे नहीं जाएगा और उनका मुहर्रम का जुलूस मस्जिद से आगे नहीं आएगा। उसके बाद से ये चैन से दोनों त्योहार मनाते हैं और किसी तरह का टेंशन सांप्रदायिक सौहार्द जो बना हुआ है। और सांप्रदायिक सौहार्द तो इसलिए कि कुछ गांव में अच्छे लोग थे प्रगतिशील विचारों के, जिसके कारण ये चीजें कभी कोई विकराल रूप धारण नहीं कर पाई। जैसे नवलगढ़ है, उसमें हमेशा ये सांप्रदायिक टेंशन रहता है। तो सलामपुर में इसको बचाने के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं, तब जाके सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ। दोनों संप्रदायों का योगदान रहा। हाँ जी जी। आज जैसे मान लीजिए कि हम अगर बात करें कि भाई जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्या उनकी विचारधारा भी पंचायत चुनाव को प्रभावित करेंगी? राष्ट्रीय पार्टियों की कोई ज्यादा रोल तो नहीं होता है, लेकिन जैसे टिकट के अंदर थोड़ा रोल आजकल होने लग गया। जैसे कांग्रेस की टिकट है, बीजेपी की टिकट है। और सरपंच वाले में तो इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता, लेकिन ये जो पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर है, इसमें टिकट का रोल काफी कुछ होता है। तो इस्लामपुर के अंदर इतने पुराने समय से अगर देखें तो यहाँ पे शेख साहूकार ले आके उन्होंने गांव की तरफ आरंभ में तो ध्यान बहुत अच्छा रहा उनका। वर्तमान में ये जो उनका इस्लामपुर से जो एक दौरापन हुआ, यहाँ से वो टूटते चले गए, इसका क्या कारण रहा? इसके एक तो ये जो जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ जी, तब से अपने हिंदुस्तान के वो पूंजीपति या सेठ या कहो जी, बहुत लोग पिट गए इसके अंदर। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अच्छे प्रोडक्ट बनाते थे जी, वो तो इस कंपटीशन में टिक पाए। हाँ। और बाकी जो घटिया प्रोडक्ट बना के बेचते थे जी, वो सब पिट गए। उसका मुख्य कारण ये रहा कि वो प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए और वो खत्म हो गए। जैसे अपने सेठ राम प्रताप सेकेंडरी स्कूल है जी, सोनथलियाज में खूब काम किया सलामपुर में, क्योंकि इनके यहाँ ये रेलवे वैगन बनते थे। हाँ। और आज उनकी हालत ये है कि सलामपुर में आ जाए तो कोठरी में रहने के लिए नहीं है उनके पास। सारी प्रॉपर्टी उन्होंने सब कुछ खुर्द करके बेच बाच के चले गए। तो वो धंधे में पिटे, इसीलिए गांव के विकास की ओर ध्यान नहीं दे पाए। दे पाए, वो खुद ही पिट गए। उनके पास कोई संसाधन नहीं रहा। वरना तो एक समय में काफी कुछ किया उन्होंने। हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, वाचनालय है, और शमशान की 4 दीवारी है, बगीचे का जो गेट है वो है। सोनथलियाज में काफी कुछ किया था, लेकिन अब इस समय वो भी किसी हैसियत में है नहीं और आर्थिक रूप से काफी सेठ या कमजोर हुए। तो उसके चक्कर में हमारे भाई साहब रामनिवास चौधरी ने भी काफी कुछ, वो क्या थे, वो चौधरी भवन बनाया, रतन लाल जी जोड़ा, और काफी कुछ गेस्ट हाउस बनाया, करवाए भी। स्कूल में ये जो चौक है सामने गर्ल्स स्कूल के, इसमें अब उनकी भी बता रहे हैं, सुन रहे हैं कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। तो इस प्रतिस्पर्धा में जो टिकेगा वो तो सब 2 पैसे कमा के सार्वजनिक जीवन में लगा भी दे। जब खुद ही अगर कमजोर हो जाए तो खुद ही कमजोर हो जाए फिर क्या। तो आज हमारे साथ थे श्री सीताराम जी कॉमरेड। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का और अपने जो पंचायत चुनाव से संबंधित उनका जो खुद का व्यक्तिगत अनुभव था उससे हमें अवगत करवाया। और आपने आशा जाहिर की कि भाई आने वाला इस्लामपुर का भविष्य अगर व्यक्ति सही तरीके से अगर अपने विवेक से वोट दें तो गांव का विकास हो सकता है। फिर आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।